नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट उत्तम एएसआई रडार को लेकर है। आप सभी को ये बात पहले से ही पता होगा कि उत्तम एएसआई रडार हमारा इंडिजिनस एएसआई रडार है और आगे चल के बनाए जाने वाले हमारे सभी फाइटर जेट में इसी रडार का इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसकी MK1 वेरिएंट को तेजस MK1 में इस्तेमाल किया जाएगा और आगे चल के इसकी मार्क 2 वेरिएंट को तेजस MK2 और एमका जैसे फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ ही उत्तम एएसआई रडार की एक खास बात यह भी है कि इसको किसी भी फाइटर जेट के हिसाब से स्केल अप या स्केल डाउन किया जा सकता है, जिससे इसमें इस्तेमाल होने वाले TR मॉड्यूल्स को इंक्रीज किया जा सकता है या फिर डिक्रीज भी किया जा सकता है। और इससे रडार की रेंज में भी हमको फर्क देखने को मिलने वाला है। यदि हम सेम उत्तम एएसआई रडार को सुखोई में इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो तेजस MK2 में लगाए जाने वाले उत्तम एएसआई रडार के मुकाबले उसकी रेंज जो है वो ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि तेजस MK2 के मुकाबले सुखोई में जो फ्रंटल कोन सेक्शन है वो थोड़ा बड़ा रहेगा, जिस वजह से इसमें जो एएसआई रडार को प्लेस किया जाएगा उसमें ज़्यादा TR मॉड्यूल मौजूद रहने वाले हैं। नॉर्मली तेजस MK1 के लिए या MK1A के लिए डेवलप किए गए उत्तम एएसआई रडार में 780 के आसपास TR मॉड्यूल मौजूद रहेंगे, जबकि अभी LRD की तरफ से इसकी मार्क 2 वेरिएंट को भी बनाना शुरू किया जा रहा है, जिसे तेजस MK2 में इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें 992 TR मॉडल होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तम एएसआई रडार की मार्क 2 वर्जन में कुछ नए चेंजेस भी करने की बात की गई है, जिसमें मेन रडार एंटीना को यहाँ पे श्वास प्लेट के ऊपर रखने का फैसला किया गया है और इससे जरूरत पड़ने पर जो रडार है उसको कुछ एंगल पर मूव भी किया जा सकेगा, जिस वजह से यहाँ पे हमारे पास एक वाइडर एंगल का सर्च ऑप्शन होने वाला है। यानी कि हम रडार को लेफ्ट साइड में थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं और राइट साइड में भी थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। इसे मेनली VVR फाइट में आसानी होने वाली है, क्योंकि अगर आपने DCS में हमारी डॉग फाइट सीरीज देखा होगा तो उसमें हम जैसे ही VVR मिसाइल को फायर करते हैं तो मिसाइल को फायर करने के बाद तुरंत ही दुश्मन की तरफ से फायर किए गए किसी भी मिसाइल को अवॉइड करने के लिए लेफ्ट साइड में या राइट साइड में क्रैंक करना चालू कर देते हैं। अब ऐसे में अगर मिसाइल फॉक्स 1 कैटेगरी का मिसाइल होगा तो मिसाइल को फायर करने के बाद हमको अपने टारगेट को अपने रडार की सर्च रेंज के अंदर रखना पड़ेगा, और यदि फॉक्स 3 कैटेगरी का मिसाइल होगा तो जितनी देर तक हम उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि तब तक दुश्मन को ये पता नहीं चलेगा कि उसके ऊपर मिसाइल को फायर किया गया है। अब ऐसे में अगर हम अपने रडार को थोड़े एंगल में मूव कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट या राइट साइड में थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, तो भले ही हम एक 90 डिग्री का टर्न को ले लेंगे, लेकिन तब भी दुश्मन हमारे रडार की गिम्बल लिमिट से बाहर नहीं जाएगा और हम तब भी दुश्मन की तरफ जाने वाले अपने मिसाइल को गाइडेंस को प्रोवाइड कर पाएंगे। अब इसके बारे में जब दुश्मन को पता लगेगा कि उसके ऊपर एक मिसाइल को फायर किया गया है, तब तक काफ़ी देर हो चुका होगा और ये मिसाइल जो है वो दुश्मन के काफ़ी करीब पहुंच चुका होगा, जिस वजह से इसको डिफेंड कर पाना उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उत्तम एएसआई रडार की मार्क 2 वेरिएंट में ऐसे ही फीचर्स को अभी ऐड करने का फैसला किया गया है, जो कि आगे चल के हमारे किसी भी जेट में इस्तेमाल करने के बाद उनकी VVR कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बेहतर करने वाले हैं। और इसी के साथ ही हमारे फाइटर जेट को एक वाइडर एंगल की रेंज को भी प्रोवाइड करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की L70 एयर डिफेंस गन को लेके है। पिछले महीने मैंने आप सभी को बताया था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से अभी इंडियन आर्मी की पुराने L70 एयर डिफेंस गन्स को नए मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ मॉडिफाई किया जा रहा था और इसमें अभी नए फायर कंट्रोल सिस्टम, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा था, जिसके बाद ये गन अभी काफी खतरनाक हो चुका है और इनको मेनली दुश्मन की ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए डेवलप किया जा रहा था या मॉडिफाई किया जा रहा था। इसके अलावा ये गन लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को या हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बना सकता है और उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तब इसकी ट्रायल वगैरह चल रही थी, लेकिन अभी पता चला है कि इसकी सभी ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद अभी इन गन्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉय करना शुरू किया जा चुका है और अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर में भारत की तरफ से L70 एयर डिफेंस गन को डिप्लॉय किया गया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारत और चाइना के सोल्जर्स के बीच एक फेस ऑफ हुआ था, जिसमें चाइना के 200 के आसपास सोल्जर इंडियन साइड में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और उसमें से 50 के आसपास चाइनीज सोल्जर्स को इंडियन आर्मी की तरफ से डिटेन किया गया था।
अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फिर से तनाव बढ़ रहा है और अभी लद्दाख के अलावा अरुणाचल के साइड में भी भारत और चाइना के बीच फेस ऑफ होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिस वजह से आर्मी की तरफ से अभी पहले से अरुणाचल प्रदेश की साइड में सभी प्रकार के इंतजाम करना शुरू किया जा चुका है। अगला अपडेट भारत की 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेके। आप सबको पता होगा कि अभी तक भारत की 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम कई बार रीशेड्यूल हो चुका है और कई बार ये अपने डेडलाइन को भी मिस कर चुका है और बीच बीच में फाइटर जेट की स्पेसिफिकेशन में बदलाव करने की वजह से ये अपने डेडलाइन को बार बार मिस कर रहा है और पिछले कई सालों से हम रेगुलर बेसिस पर सुनते आ रहे हैं कि एम का प्रोग्राम डिले हो रहा है, लेकिन अभी पहली बार इस प्रोग्राम को लेकर थोड़ी तेजी आने की उम्मीद किया जा रहा है और अभी DRDO की तरफ से बताया जा रहा है कि वो जल्दी से ही एमका को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसकी स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव किया गया था, लेकिन एमका की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहने वाला है और ये एक ट्विन इंजन स्टेल्थ सिंगल सीट फाइटर जेट होने वाला है और इसमें अभी 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। एमका की जो मेन पॉजिटिव साइड्स होने वाले हैं वो इसकी स्टेल्थ और BBR कैपेबिलिटी होने वाली है और इसके अलावा इसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन को भी आगे चल के इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जाने वाला है। सबसे बड़ी बात यह कि पहले ये बताया गया था कि एमका की जो सीरीज प्रोडक्शन शुरू होने वाला है वो इसकी मार्क 1 वेरिएंट के लिए 2030 के आसपास शुरू होने वाला है और इसकी मार्क 2 वर्जन की सीरीज प्रोडक्शन 2035 के बाद ही शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी इसमें कुछ बदलाव किया गया है और अभी बताया जा रहा है कि ADA, HAL और DRDO की तरफ से अभी 2025 से पहले ही एमका की पहली यूनिट को तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसके बाद 2028 से ही इसकी सीरीज प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाएगा। ADA के मुताबिक एमका इंडियन एयरफोर्स के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर होने वाला है जो कि दुश्मन की एयर स्पेस में घुसकर दुश्मन की किसी भी फाइटर जेट को हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें मिशन के हिसाब से वेरियस टाइप की पेलोड को इंटीग्रेट किया जा सकता है। अभी में भी चाइना के साथ बढ़ रही तनाव की वजह से जल्दी से इसको तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि चाइना के पास अभी 150 के आसपास या उससे भी ज़्यादा J-20 होने की बात सामने आई थी, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए खतरा बनने वाला है और इनको काउंटर करने के लिए हमें फ्यूचर में एमका की जरूरत पड़ने वाली है। अगला अपडेट भारत और यूके को लेकर। यूके की नेवी की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत और यूके के बीच अभी अब तक का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया है। इस एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज कोंकण शक्ति होने वाला है और ये भारत और यूके के बीच होने वाला पहला और सबसे बड़ा ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होने वाला है। आज ही यूके की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इंडियन वाटर में एंटर करने वाला था और फिलहाल के लिए यूके की कैरियर क्वीन एलिजाबेथ अभी मुंबई पोर्ट में मौजूद रहने वाला है। इसी दौरान कुछ हाई लेवल की मीटिंग को भी अरेंज किया गया जिसमें इंडियन नेवल ऑफिसर भी शामिल होने वाले हैं, क्योंकि अभी यूके की तरफ से इंडियन नेवी की फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल के लिए अपने क्वीन एलिजाबेथ क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन को ऑफर किया जा रहा है और इसी के साथ ही यूके की तरफ से अपनी इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम को भी भारत को ऑफर किया जा रहा है, जो कि अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा इंडियन नेवी अपने फ्यूचर वॉरशिप्स में इंटीग्रेट कर सकता है। इसी के साथ ही यूके अभी वापस इंडियन ओशन रीजन में अपना इंटरेस्ट को दिखा रहा है और अभी इसी वजह से वो भारत के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यूके और भारत के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज को भी उत्तराखंड में किया जा रहा है जिसका नाम अजय वॉरियर है और इसमें अभी यूके की तरफ से 120 जवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी दोनों देशों के बीच एक्सरसाइज कोंकण शक्ति को भी करने का उम्मीद किया जा रहा है, जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होने वाला है। अगला अपडेट सुअर प्रेमी देशों को लेकर। आप सभी जानते हैं कि पूरे दुनिया भर में जो सुअरों का जन्म स्थान है वो कहाँ पर है और ये जो देश ये पूरे दुनिया भर में सबसे बड़ा जलील देश है जिसको हर इंटरनेशनल मंच में जलील किया जाता है और अगर गलती से कोई इनको जलील करना भूल जाता है तो उसके बाद ये उल्टे सीधे हरकत करना चालू कर देते हैं, जिसके बाद इनको वापस जलील किया जाता है। और इसी बात को लेकर FATF की तरफ से कई बार इनको वार्निंग भी दिया जा चुका है कि अगर आप सुअरों को बढ़ावा देंगे या फिर उनको फंडिंग करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से दुनिया में कुछ सुअर प्रेमी देश भी मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिलहाल कुछ देश ऐसे मौजूद है जो कि गिने चुने देश हैं जिनको पता नहीं सुअरों के साथ अंधेरे कोपचे में जाके नाजायज संबंध रखने का बड़ा शौक रहता है और इन्हीं देशों की वजह से जितने भी सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्रीज हैं ये सभी सस्टेन करते आ रहे हैं और सुअरों की जो मेन सविता भाभी है उससे ये लोग FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचा लेते हैं। लेकिन अभी जो है पानी सर से ऊपर जाने लगा है और अभी सुअर प्रेम और ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि सुअरों की सविता भाभी को भी सपोर्ट करने वाले देशों में से
एक देश को अभी एफएटीएफ अपने शिकंजे में जकड़ने लगा है और अभी टर्की को सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि जिस सविता भाभी को ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाने की कोशिश ये लोग कर रहे थे, अभी इसी के चक्कर में वो खुद एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाला है। और अभी एफएटीएफ की तरफ से टर्की को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की बात सामने आई है, क्योंकि टर्की अभी मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ टेरर फाइनेंसिंग के साथ भी जुड़ा हुआ पाया गया है और जल्दी से ही टर्की अभी ग्रे लिस्ट में जाने की उम्मीद किया जा रहा है। तो मे भी उसके बाद सविता भाभी के साथ टर्की के रिलेशन थोड़े और बेहतर होने की उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि अब ये दोनों एक ही नाव में सवार होने वाले हैं। तो कितना भी कोपचा पकड़कर कुछ भी कर ले, कोई भी बोलने वाला नहीं होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।